हेलो 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 हेलो। एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं और हम लोग अभी साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। आज एएलपी का आपका 121वां नंबर सेट का डिस्कशन आपका हुआ है और जो फुल लेंथ टेस्ट हमारा होता है उसी में आपका 121 क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं। 121 नंबर सेट का डिस्कशन होगा जिसमें साइंस के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन मेरे भाई बोला गया है, इकाई क्षेत्रफल की बात कही गई है। अब यहाँ पर जो इकाई क्षेत्रफल है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तब कहता है कि इकाई क्षेत्रफल पर जो थ्रस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो मेरे भाई हम सीधा सा बात जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर दाब की अगर बात करते हैं तो दाब बराबर हमारा क्या होता है कि यहाँ पर बल अपन में क्षेत्रफल होता है। ये बल अपन में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल होता है और यहाँ जो बल हमारा है इसी बल को हम थ्रस्ट फोर्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखना मेरे भाई, अगर कोई बल होता है तो उसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं और बल हमारा एक प्रकार का थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो बल है ये कौन सा बल है, तो हम यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है इकाई क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो एरिया हमें लेना है वो आपको 1 मीटर स्क्वायर लेना है, जो कि इकाई क्षेत्रफल का मतलब ही यही होता है। तो अब इसमें पुट कर दीजिए तो आप कहेगा सर दाब जो होगा ये कितने के बराबर होगा, तो ये तो हमारा बल होगा और इसी बल को हम क्या कह दिए, तो बल को तो यहाँ पर थ्रस्ट कह दिए हैं, यहाँ पर थ्रस्ट कह दिए हैं, प्रणोद कह दिए हैं और क्षेत्रफल हमारा 1 हो जाएगा सर, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है। अब यहां से हम लोग यह पे कह सकते हैं मेरे भाई कि जो दाब होगा यही दाब हमारा थ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यही प्रणोद के बराबर हो जाएगा। यानी मेरे भाई जो दाब हमारा होगा वो थ्रस्ट और जो थ्रस्ट होगा वो हमारा दाब होगा और इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है मेरे भाई किस तत्व में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो होती है वो सर्वाधिक होती है। और मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हमारा आयोडीन जो होता है हेलोजन फैमिली के अंतर्गत क्या होता है, सबसे अधिक हमारा होता है, इसमें फ्लोरीन का अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की बात करते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि फ्लोरीन का हमारा सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, फिर हम कहते हैं यहां पर फ्लोरीन आकर्षित करने की बात करते हैं रिएक्टिविटी के आधार पर। अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे भाई हम लोग देखते हैं प्रतिक्रियाशीलता या विक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अगर ऑर्डर को देखते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अभिक्रियाशीलता का ऑर्डर हमारा क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई ये हमारा अभिक्रियाशीलता का यहां पर ऑर्डर है। अगर इस अभिक्रियाशीलता के ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन, फिर हमारा क्या होता है ब्रोमीन, फिर हमारा आयोडीन और फिर हमारा लिस्ट होता है तो हमारा स्टेंटाइन की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और स्टेंटाइन हमारा सबसे कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक किसमें होगा, तो कहेंगे इसमें से अगर देखेंगे तो फ्लोरीन को ही हम लोग टेक आउट करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना ये जो हमारा फ्लोरीन की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन की बात करते हैं। तो जो फ्लोरीन होता है मेरे भाई ये सबसे अधिक क्या होगा, कहेंगे यहां पर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक अगर कोई तत्व होता है तो मेरे भाई हमारा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक हमारा फ्लोरीन ही माना जाता है और ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, इसलिए आकर्षित भी हमारा ये हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंसर करेंगे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है कि पत्थर के कोयले की बात करते हैं। इसका मतलब मेरे भाई कोयला की बात करता है, कोयला आपका पत्थर के रूप में ही होता है और उस कोयला का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो कोयला का इस्तेमाल मेरे भाई भट्ठी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, तो कोयला का इस्तेमाल हम लोग भट्ठी में करते हैं। और भट्ठी में किसके लिए करेंगे, तो भट्ठी में अयस्क वगैरह से क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अयस्क से हम लोग धातु के निष्कर्षण के लिए करते हैं। तो भट्ठी में मेरे भाई क्या करते हैं इसको, तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो अयस्क होता है उस अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं। अयस्क से धातु का यहां पर क्या करेंगे, तो अयस्क से धातु का हम लोग निष्कर्षण की हम बात करते हैं। यहां पर धातु का निष्कर्षण हम लोग करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसी भट्ठी में इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो मेरे भाई इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? तो कोक जो हमारा कोयला होता है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो ध्यान रखना है इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि उसको अलग करने के लिए करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहने का मतलब है मेरे भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर तत्व का या फिर धातु का निष्कर्षण इसी को कहते हैं। इसी का हिंदी में मीनिंग होता है धातु का निष्कर्षण की हम बात करते हैं, इसी को धातु का निष्कर्षण हम कहते हैं। इसका मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? धातु के निष्कर्षण में हम लोग क्या करते हैं? तो अपचयन अभिकर्मक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है? यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है और ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई सबसे आसान है। आपसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन में कि 4 पदार्थ ए बी सी डी अपवर्तनांक आपको दे रखा है और यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ। इसका मतलब होता है जो पहले है उसके लिए पहले, जो उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद और ये लगातार जैसे दे रखा है वैसे ही कहेंगे। तो मेरे भाई 4 पदार्थ है और चारों पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है। तो पदार्थ ए का अपवर्तनांक कितना है? तो कहेंगे यहाँ पर 1.33 है। पदार्थ बी का अपवर्तनांक कितना है? तो कहेंगे 1.47 है। पदार्थ यहाँ पर सी का अपवर्तनांक कितना है? तो हम लोग सीधा कहेंगे यहाँ पर 1.71 हो जाएगा। और पदार्थ डी का अपवर्तनांक कितना होगा? तो कहेंगे 1.65 हो जाएगा। अब मेरे भाई बोला गया है कि अपवर्तनांक दे रखा है, लेकिन किस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी ये बताना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे भाई। अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है और उन दोनों के बीच में रिलेशन हमारा ऐसा होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो आपको बताना है मेरे भाई प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, उस पर जाना है। तो प्रकाश की चाल को अगर अधिकतम करना होगा तो माध्यम हमारा अपवर्तनांक कम वाला होना चाहिए। तो अपवर्तनांक किसका कम है मेरे भाई? तो ए का कम है, इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ए का अपवर्तनांक हमारा हो जाएगा, यानी आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है एक सोनार पनडुब्बी की बात करते हैं। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा समुद्री जहाज होता है और समुद्री जहाज में यहाँ पर सोनार फिट होता है और इस सोनार में हम लोग कहते हैं कि ये समुद्र हमारा, समुद्र के अंदर पानी है और ये सोनार क्या करता है? तो यहाँ से एक वेव छोड़ता है जिसको अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये वेव हमारा कुछ इस तरीके से मेरे भाई ये हमारा सोनार छोड़ता है और नीचे में मान लेते हैं कि कोई हमारा मछली या चाहे कुछ भी ऑब्स्टिकल आ सकता है। यहाँ पर एक चट्टान अगर मान लेते हैं कि नीचे में चट्टान से टकरा गया, जैसे ही ये चट्टान से टकराएगा तो वापस फिर ये हमारा चल जाता है और यहाँ पर हम कहते हैं कि एक रिसीवर लगा रहता है। तो यहाँ जो फिट होगा इसको हम लोग यहाँ पर सोनार कहते हैं और यहां जो फिट होता है मेरे भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहां पर रिसीवर लगा रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक जगह सोनार होगा और एक जगह हमारा क्या होता है? यहां पर रिसीवर लगा रहता है। रिसीवर क्या करता है? तो इसी साउंड को या फिर इसी अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है इसको रिसीव कर लेता है। तो ऐसे आएगा वापस ऐसे जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर यही अल्ट्रासोनिक वेव हमारा यहां आया और फिर वापस चला गया। तो ऐसे केस में क्या होता है? आपको मेरे भाई ये पता होना चाहिए किस स्पीड से आ रहा है और अगर आपको ये दूरी पता लगाना है तो आप ये दूरी पता लगा सकते हैं। तो मेरे भाई मैं ऐसा कहना चाहता हूं आपको कि ये कितनी गहराई में ये अगर पता लगाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो सीधी बात है, ये आया वापस गया। तो बोला गया कि एक पनडुब्बी सोनार, ये पनडुब्बी की हम बात कर रहे थे मेरे भाई। ये हमारा क्या कहेंगे? हम पनडुब्बी की बात करते हैं जो पानी के अंदर हमारा होता है। पनडुब्बी पानी के अंदर कहता है कि पनडुब्बी पल्स का उत्सर्जन करती है, यानी कि इसी वेव का उत्सर्जन करती है और 2 सेकंड में पानी के नीचे मौजूद चट्टान से टकराकर लौट आती है। यानी जाने और आने का समय दे रखा है आपसे, कुल समय आपको दे रखा है क्वेश्चन में। टकराकर के वापस आ जाती है तो कितना समय लेती है? तो 2 सेकंड का टाइम लेती है। तब कहता है कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होगी जिस स्पीड से आएगा? तो मेरे भाई ध्वनि की जो चाल होगी वो कितनी है? तो 1500 मीटर पर सेकंड आपको दे रखा है। 1500 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो चट्टान की दूरी कितनी होगी ये पूछा गया है। तो मेरे भाई कुल समय है तो जाने और आने का जो हमारा होगा, जाने का और आने का, ये मान लेते अगर ये x होगा तो ये x होगा, जाने का और आने का। इसका मतलब है कि कुल दूरी कितना होगा? तो कहेंगे कुल दूरी हमारा 2x हो जाएगा।
और ऐसे में पूछा गया मेरे भाई इस पनडुब्बी से चट्टान के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू पूछी गई है। ये तो जाने और आने की दूरी 2x होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया पनडुब्बी और चट्टान के बीच की दूरी कितनी होगी। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चट्टान की दूरी कितनी होगी कहां से, तो मेरे भाई पनडुब्बी से। तो हम लोग कहेंगे इसमें कुछ नहीं करना है, चाल बराबर दूरी बटा का समय का फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, इसको मेरे भाई ऐसे समझिए, अगर औसत चाल की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, औसत चाल की बात करते हैं। तो औसत चाल हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर कुल दूरी अपन में कुल समय की हम बात करेंगे। तो मेरे भाई कुल दूरी अपन में कुल समय की हम बात करेंगे, तो कुल दूरी अपन में कुल समय औसत चाल हमारा दे रखा है। अब ये आप बता दीजिए कि औसत चाल हमारा कितना है। औसत चाल हमारा यहाँ पर 1500 मीटर पर सेकंड बोला है, और कुल दूरी जाने और आने का 2x मान लेंगे, और हमारा ये कितना, तो कुल समय हमारा यहाँ पर 2 सेकंड की बात कर रहा है। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारा कितना होगा कि यहाँ पर 1500 मीटर की हम बात करेंगे मेरे भाई, यानी कि जो दूरी होगी वो 1500 मीटर होगा। और इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे हमारे क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके राइट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे थे, आप सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमारा सबसे आसान है कि इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो कहेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। एंजाइम की बात करते हैं मेरे भाई, जो एंजाइम हमारा होता है इसका काम क्या है, तो एक बात आप जान लीजिए, अगर जिस एंजाइम की हम बात करते हैं ये कैटलिस्ट का काम करता है। ये किसका काम करेगा मेरे भाई, तो ये हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करता है। ये कैटलिस्ट का कार्य करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए कैटलिस्ट का कार्य करता है। और दूसरी बात ध्यान रखना, ये रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है। ये रिएक्शन रेट को क्या करेगा, तो रिएक्शन रेट को ये क्या करता है मेरे भाई, बढ़ा देता है, यानी कि फास्ट कर देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे शरीर में एंजाइम ही कैटलिस्ट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे शरीर की हम बात करते हैं, तो मेरे भाई हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम ही कैटलिस्ट के रूप में हमारा काम करता है। तो इसका काम क्या है, तो एंजाइम पाचन क्रिया करता है। ये कौन सा क्रिया करेगा मेरे भाई, तो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया को फास्ट कर देता है। ये पाचन की क्रिया को क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर पाचन की क्रिया को फास्ट कर देगा। और जब पाचन की क्रिया को फास्ट करेगा तो जो जटिल चीज है उसको सरल चीज में बदल जाता है तोड़ करके। जैसे वसा है, वसा को तोड़ करके छोटे छोटे वसा में बदल देगा, यानी पाइसीकरण हो गया उसका। इसका मतलब वहां पे एंजाइम भी काम करता है। तो मेरे भाई लाइपेज एंजाइम वहां पर हमारा काम करता है। तो आपको ये बताना है इसमें जो हमारा जटिल जैविक पदार्थ होता है उसको किस में बदल देता है, सीधा कहेंगे मेरे भाई उसको सरल जैविक पदार्थ में बदल देता है। यानी आप सीधा आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सीधा कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, और एक घर में मेरे भाई 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी है, 4 घंटा के लिए संचालित होता है, और 1500 वाट का एक हीटर है जो 25 मिनट के लिए संचालित होता है। तो मेरे भाई कितना ऊर्जा का खपत होगा ये आपसे पूछा गया है। कितने दिन के लिए तो नहीं बोला, तो 1 दिन का कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो मेरे भाई जब कभी भी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करना होता तो यूनिट में निकालते हैं, और यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो किलोवाट आवर को यूज करते हैं, क्योंकि घर में इलेक्ट्रिसिटी हमारा यूनिट किलोवाट आवर में ही होता है। तो मेरे भाई किलोवाट आवर की बात करेंगे, तो एगो हमारा कितना, तो 150 वाट की हम बात करते हैं, किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको, तो 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपका किलोवाट आवर निकल करके आगे किलोवाट निकल गया। कितना घंटा आप यूज करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 घंटा यानी कि 4 आवर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक ही टीवी सेट है, इसका मतलब ये एक ही है। इसके बाद कहता है मेरे भाई एक और हमारा है जो कि हमारा यहां पर क्या, तो विद्युत हीटर है, और ये 1500 वाट का है। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे यहां पर भी, तो यहां पर भी आप किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। और इसको कितना देर, 25 मिनट। यहां पर 4 घंटा था तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर दिए, लेकिन यहां 25 मिनट है। तो मेरे भाई 25 मिनट की अगर बात करते हैं या 25 मिनट की अगर हम बात करते हैं, तो 25 मिनट को अगर आवर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि 25 मिनट छोटा है और आवर हमारा बड़ा होता है। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमेशा याद रखना मेरे भाई क्या करते हैं, बड़े से यूनिट में छोटे में जाएंगे तो गुना करते हैं, और बड़े से छोटे में जाएंगे तो गुना करेंगे, छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई किससे डिवाइड करेंगे, तो कहेंगे यहाँ पर 25 बटे हमारा 60 से डिवाइड करेंगे और इतना आवर हो जाएगा। तो हमारा आवर में इतना होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर आवर में ये 25 और डिवाइडेड बाय हमारा 60, इतना आवर हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहाँ पर 0 खत्म हो गया, 15 चौका हमारा 60, 60 बटा कितना, तो कहेंगे 100,
इतना किलोवाट आवर ये हो गया, प्लस इसको करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और ये 25 गुना 15 कितना होता है मेरे भाई, 25 पंचे हमारा 125 और ये 25 हो गया हमारा कितना हो जाएगा 5 5 2 7 2 1 3 375 हमारा हो जाएगा, 375 हमारा हो गया। और नीचे में यहाँ पर हमारा कितना कहेंगे, हमारा नीचे में हमारा यहाँ पर सीधा सीधा हम कहेंगे यहाँ पर 660 गुना 10 यानी कि 600 हो जाएगा। इतना किलोवाट आवर हमारा हो गया मेरे भाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 और 600 कैल्शियम हमारा 600 हो जाएगा और कहेंगे ये हमारा 375 हो गया, प्लस में इसको 6 जाके 36 यानी कि 360 हो गया। इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर कहेगा सर 360 में 375 को जोड़ दीजिए, ये 5 7 6 13 का 3 हाथ में बचा 1 3 3 6 1 7 735 यानी कि ये हमारा 735 डिवाइडेड बाय हमारा 600 इतना किलोवाट आवर हमारा होगा। इसका मतलब मेरे भाई इसको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। अच्छा इसमें तो कुछ और ये करना था, इसमें क्या करना था मेरे भाई, कितना कितना वाट का होगा ये आपसे पूछा गया था। इतना करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, दोनों का अलग अलग पूछा गया इसलिए दोनों का अलग अलग निकाल देते हैं। तो एगो आपका पंखा के लिए था तो एगो आपकी किसके लिए मेरे भाई, तो ये किलोवाट आवर और प्लस में फिर दूसरे का भी निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो आप दोनों के लिए अलग अलग निकाल दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने देखा नहीं मेरे भाई इसलिए दोनों को जोड़ रहे थे। चलो इसको अलग अलग करके निकाल देते हैं, यहाँ पर पता चल ही गया क्या दिक्कत है। इतना किलोवाट आवर हो गया, हमको किस पे निकालना है, आंसर करना है तो आंसर को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर आंसर किस में करना है, तो आंसर मेरे भाई वाट आवर में करना है। तो किलो का मतलब 1000 होता है, 600 किलो का मतलब 1000 होता, तब ये हमारा वाट आवर होगा और नीचे में 100 हो गया। इसको मेरे भाई अगर कट कराओगे तो ये कट हो जाएगा और ये कितना तो 6000 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, 15 चौका 60 नीचे में 100। बताइए मेरे भाई सही है गलत है, एक बार सही से बताइएगा। दोनों के लिए अलग अलग निकाल करके बताना है, करना यही था, पता नहीं इसके आंसर हो सकता है गलत उलट होगा। चलो इसको फिर से हम एक बार और बता देते हैं मेरे भाई। इसमें करना क्या है, तो यहाँ पर यूनिट को निकालना है। जब यूनिट को निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो किलोवाट आवर ही रखेंगे। तो पहले वाले केस में हम इसके लिए निकाल देते हैं, इसके लिए निकाल देते हैं टीवी के लिए। तो मेरे भाई टीवी का हमारा कितना कहेंगे, यहाँ पर 150 वाट लिखा, जैसा बोला उसके हिसाब से आंसर करेंगे। 150 वाट और किलोवाट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड करिएगा, ये किलोवाट हो गया। कितना घंटा यूज करते तो 4 घंटा, 4 आवर हो गया। सॉल्व कीजिएगा तो 15 चौका 60 यानी कि हमारा कितना तो 600 हो जाएगा और नीचे में हमारा यहाँ पर 1000 और यहाँ पर किलोवाट आवर हो गया। हम लोगों को आंसर वाट आवर में करना है, इसीलिए मेरे भाई हम 600 लिख दिए यहाँ पर और नीचे में हमारा कितना तो 1000 है और किलो का मतलब 1000 होता है और यहाँ पर वाट आवर छोड़ दीजिए। 1000 से 1000 चला गया, इसका मतलब 600 वाट आवर हमारा हो जाएगा। तो 600 वाट आवर होगा और पहले वाले केस में 600 है तो यही आंसर होने की संभावना है। अब मेरे भाई इस तरह से इसको निकाल लिए तो दूसरे का भी निकाल लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या कहता है, दूसरे का यूनिट हमारा कितना यूनिट होगा, इसमें इतना वाट आवर आया है और आंसर करेंगे। दूसरा हमारा क्या, तो ये भी हमारा किलोवाट में आवर में ही होगा। अब किलोवाट हमारा कितना दे रखा है, तो कहेंगे दूसरे वाले केस में इतना 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 दे रखा है, तो आप इसके लिए निकालिए। तो आप कहेंगे सर 1500 वाट है, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करिएगा और टाइम हमारा 25 मिनट है, उसको आवर में बदलेंगे तो 25/60 हमारा हो जाएगा। तो ये 25 बटा हमारा कितना, तो हमारा 60 हो गया। इतना आवर की बात करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर किलोवाट आवर में हमारा ये आ गया है, यहाँ से ये किलोवाट में है। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना होता है। आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 15 गुना 25 कितना कित है, 25 250 25 5 125, तो ये 375 हमारा था शायद, ये 375 और उसमें डिवाइड करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया था और ये हमारा कितना तक कहेंगे 600 था। इतना हमारा क्या था कहेंगे, इतना हमारा किलोवाट आवर की बात कर रहा है, लेकिन आंसर किलोवाट आवर में करना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 375 गुना में आप 1000 ऊपर रख दीजिए, नीचे में 600, 2 जीरो खत्म कर दीजिए और 375 यानी कि आप सीधा कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर इतना वाट आवर होगा। यानी कहने का मतलब है कि 375 इतना डिवाइडेड बाय हमारा कितना होगा, तो कहेंगे 2 जीरो खत्म तो 6 से डिवाइड करके इतना वाट आवर हो जाएगा। इसके लिए
आप डिवाइड कर लिए, 6 5 36 के 36, 600 समथिंग आएगा, 625 आएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो कहेंगे यहाँ पर 625 वाट आवर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। यही आपका मिल रहा है, आंसर करेंगे ए करेक्ट हो जाएगा। ए आ रहा है, ए करेक्ट होगा, एक सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है कि कौन सा अल्कीन का समजातीय श्रेणी है? मेरे भाई अल्कीन बोला है ना, तो अल्कीन कहने का मतलब हमारा ये अल्कीन होता है, और अल्कीन का केमिकल फॉर्मूला CnH2n होता है। अब आप देख लीजिए कौन सा सही मैच कर रहा है। हम लोग कहेंगे मेरे भाई n का जगह पे हम अगर 6 रखेंगे, n के जगह पर अगर आप 10 रखिएगा, अगर n का मान 10 रखिए तो h का मान 20 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई उसको यही फॉलो कर रहा है। अल्कीन पर हम लोग बैठाएंगे, अल्कीन पर बैठाएंगे 2 गुना होना चाहिए, तो n की वैल्यू अगर 10 रखिएगा तो ये हमारा C10 और h कितना होगा? तो 20 हो जाएगा। और किसी में फुलफिल नहीं होगा, 10 गुना 20 नहीं होगा, 6 गुना 12 नहीं होगा, 10 20 नहीं होगा, यानी कहने लगा 10 गुना 20 एक ही में है, आंसर करेंगे, क्योंकि इस पर बैठना चाहिए था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्वों का वर्गीकरण। आरंभिक जो प्रयास किया गया था मेरे भाई, आरंभिक प्रयास, तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास मेरे भाई उनके गुण के ऊपर किया गया था। गुण मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों हमारा होगा, इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों शामिल होंगे। गुण कहने का मतलब मेरे भाई इसमें भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण की हम बात करते हैं। भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण दोनों की हम बात करते हैं, भौतिक गुण तथा रासायनिक दोनों गुण के आधार पर। दूसरी बात मेरे भाई, तत्वों का जो वर्गीकरण किया था सबसे पहले डोबेरनायर ने किया था। किसने किया था? डोबेरनायर ने किया था, लेकिन ये गुण के आधार पर, इसलिए आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक की बात करता है। अब जो मेरे भाई यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको जिंक की बात करता है, तो जी जिंक है, ये हमारा HCl के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। इनमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो मेरे भाई ये जिंक क्या करेगा? तो जिंक क्लोराइड का निर्माण करेगा, ZnCl2 का निर्माण करेगा, और हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज कर देता है। पता चल रहा है मेरे भाई कि हाइड्रोजन गैस ही होगा, चूंकि यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कोई बातें नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह तो हमारा होबे नहीं करेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलेगा। तो जिंक हमारा ZnCl2, और इसको बैलेंस करना, 2 को क्लोरीन है, और 2 को क्लोरीन यहाँ पर लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंप्लीट बैलेंस है, तो यही गैस हमारा रिलीज करेगा, आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, कहता है डायलिसिस की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई किडनी जो इसका अगर फेलियर होता है, हम यहाँ पर बात करते हैं किसका? तो किडनी फेलियर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर किडनी फेलियर की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये जो किडनी फेलियर होता है, अगर दोनों किडनी फेल होता है, हम दोनों किडनी की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? तो हम दोनों किडनी की बात कर रहे हैं। अगर किसी का दोनों किडनी अगर फेल करता है तो उनको डायलिसिस करना पड़ता है। और ये डायलिसिस की अगर हम बात करते हैं, जो डायलिसिस होता है मेरे भाई, इसकी अगर बात करते हैं, ये मशीन के द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, मशीन के द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो डायलिसिस जो होता है मेरे भाई, इसके लिए मशीन इस्तेमाल किया जाता है। जो डायलाइजर मशीन होता है, ये शरीर के बाहर हमारा डायलिसिस होता है। तो मेरे भाई ये जो क्रियाएं होती है शरीर के बाहर होती है, ये शरीर के बाहर ये क्रियाएं होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो उसी आदमी शरीर के बाहर की क्रिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। शरीर के बाहर की जो क्रिया होती है उसको डायलिसिस करते हैं, और उसी को डायलिसिस करना होता है जिनके दोनों किडनी मेरे भाई, दोनों किडनी फेल होता है। जिनका दोनों किडनी फेल कर गया, वैसी परिस्थिति में ऐसा होता है। तो ऐसे इतना बात जानने के बाद आते हैं, कहता है कि अपोहन डायलिसिस वृक्क के सामान्य कार्यक्रम प्रणाली प्रभावित होने पर हमारा रक्त से अपशिष्ट उत्पाद को निकालने के लिए की जाती है। एक विधि है जिससे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करते हैं, छानने की विधि है, फिल्टर करने की विधि है ब्लड को। आगे कहता है मेरे भाई कि डायलिसिस के चरण जो है, यानी कि उसके चरण जो है मेरे भाई किस प्रोसेस से हमारा होता है, वो बोला के चरण नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे सही क्रम में नहीं है। तो कौन सा विकल्प इन चरणों में सही क्रम को दर्शाता है? तो मेरे भाई धमनी से लाइन, लाइन से सीरा, धमनी से लाइन, रोगी के रक्त को अपोहन तरल से युक्त टैंक से गुजारना, कौन सा आपका, लेकिन वे सही क्रम में नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों में सही क्रम को दर्शाता है? तो मेरे भाई धमनी से लाइन में की बात करते हैं, ये सही क्रम को दर्शाता है। आप इसके डायग्राम को देखिएगा तो धमनी से लाइन की बात करता है, आर्टरी टू लाइन की बात करता है। आगे चलते हैं। एक त्रिक का जो नियम दिया गया था, ट्राइड्स लॉ मेरे भाई, इसी को हम लोग कहते हैं। तो आपको पता ही होगा, जब हम ट्राइड्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, ये डोबेरनायर ने दिया है। ट्राइड्स लॉ किसने दिया? तो कहेंगे यहाँ पर हम डोबेरनायर की हम बात करते हैं। और डोबेरनायर ने बोला जैसे लिथियम है
और यहाँ पर पोटासियम है, इसका द्रव्यमान संख्या 39, इसका 7 होगा। इन दोनों का मेरे भाई औसत निकाल दीजिएगा, तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, और यही 23 हमारा होगा, और बीच में जो एलिमेंट होगा इसका 23 हमारा होगा। यानी कहने का मतलब है पहले और तीसरे तत्व के योगफल योग के बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर योग के बराबर कहला, इसलिए योग के बराबर नहीं मेरे भाई, औसत लेते हैं। तो पहले और तीसरे तत्व के औसत अगर निकालते हैं तो वही हमारा पिछले वाला का औसत निकल के आता है। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि मान लीजिए एक मानव बाल की मोटाई इतना माइक्रोमीटर है, यदि रेशमी इसे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण का उपयोग करती है, ठीक है, जिससे निर्मित बाल की प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है, तो बाल को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे केस में यहां पर आपको क्या देगा, बाल की मोटाई इतना है और प्रतिबिंब की मोटाई इतना है, यानी कि मोटाई के सेंस में आपको दे रखा है। आवर्धन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, -v/, में हम u करेंगे। तो आवर्धन कितना होगा मेरे भाई, तो हम क्योंकि बाल की मोटाई को इसको रखेंगे, यहाँ पे हम लोग मोटाई के सेंस में हम लोग लेंगे। तो मेरे भाई ये हमारा माइनस के साथ मोटाई के सेंस में हमारा होता है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर मोटाई किसका, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की मोटाई की बात करते हैं। और नीचे में मोटाई किसका, तो कहेंगे नीचे में जो मोटाई होगी वस्तु की मोटाई की हम बात करते हैं। तो आप इस सेंस में करिए, तो जो मानव बाल की मोटाई वो हमारा वस्तु की मोटाई होगा, और प्रतिबिंब की मोटाई कितना, तो 60 है, तो -60 डिवाइडेड बाय कितना, तो कहेंगे बाल की मोटाई कितना, तो मेरे भाई ये हमारा 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है, ये कितना का 30 दूनी 60, यानी कि -2 निकल करके आएगा। तो आवर्धन की वैल्यू कितनी आ गई, तो -2 आ गया यहाँ पर। इसका मतलब मेरे भाई आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा कि सामने कितने दूरी पर हमारा वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी निकालना है, तो -2। अब हम लोग दूसरा वाला यूज कर लेंगे। फोकस दूरी आपको दे रखा है, m का मान पता चल गया है। एक फॉर्मूला हमारा ये भी होता है, m = f डिवाइडेड बाय f - u भी होता है। ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं फोकस दूरी के सेंस में। मान लेते हैं कि फोकस दूरी आपको दे रखा है और m का मान निकल करके आ गया, ये -2, f का मान कितना दे रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होगी, तो -25 हो जाएगा, और यहाँ पर -25 - u कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना होगा, -50 यानी कि +50, -+ यानी कि 2u बराबर हो जाएगा कितना, तो -25, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो 2u उधर जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 2u बराबर हमारा 50 है, और 25 कितना होगा, तो कहेंगे यहाँ पर 75, 50 + 25 उधर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, और हमारा 50 और 25 कितना, तो कहेंगे यहाँ पर 75 हो जाएगा। ऐसे में u का मान कितना आएगा मेरे भाई, तो 37, 30 दूनी 60, 35 दूना 70, यानी कि 37 दशमलव हमारा माइनस के साथ 37.5 हमारा आएगा। आप पूछा है इस क्वेश्चन में। ओहो, यहाँ पर माइक्रोमीटर में यूज किया है, सेंटीमीटर है, यहाँ माइक्रोमीटर लिख दिया है। ओहो सेट यार, करना यही है जो हमने आपको बताया है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको लास्ट में हम सॉल्व कर देंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। पहले अगला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर आते हैं उस पर, करा देंगे, वो भी हो जाएगा। यूनिट आपको चेंज करना था। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की तरफ वापस क्यों आता है, क्योंकि पृथ्वी उसको क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल से खींच लेती है। तो मेरे भाई पृथ्वी केंद्राभूमिकी बल, यानी कहने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसको खींच लेता है, इसी कारण वो ऐसा होता है। आगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किधर जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो किरण क्या होगी। तो मेरे भाई जब कभी प्रकाश सघन से विरल में जाएगी, इधर हमारा सघन से विरल की हम बात करते हैं, ये सघन है और ये विरल है। और जब प्रकाश हमारा सघन से किधर जाती है, विरल जाती है, सघन है, ऐसे गए तो विरल में हमारा अविलंब से दूर भागती है, तो ये अविलंब कहलाता है। ये क्या है, तो मेरे भाई इसको अविलंब कहते हैं, ये अविलंब कहलाता है। और अविलंब से प्रकाश हमारा किधर, तो कहेंगे दूर भागता है। तो गति, चूंकि यहाँ पर सघन है, ये विरल है, तो गति ज़्यादा हो जाएगा और दूर भागेगा। गति बढ़ जाएगी और अविलंब की और नहीं, अविलंब से दूर जाएगी, तो गति बढ़ जाएगी और अविलंब से दूर झुकेगी, यानी ये आंसर हम लोग करेंगे बी। आगे चलते हैं, अगला सीजियम मेरे भाई ये कहाँ पर है, तो हम लोग जानते हैं कि 58 से लेकर के 71 जो हमारा होता है, ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं।
ये किस ब्लॉक के हैं, तो कहेंगे ये हमारे एफ ब्लॉक में होते हैं। तो एक ब्लॉक में 58 से 71, फिर हमारा कितना, तो कहेंगे 89 से लेकर के 103 हमारा होता है। ये दोनों चीज़ हम लोग जानते हैं, 89 नहीं 90 कहिए, 90 से लेकर के 103 हमारा होता है। तो ये भी एफ ब्लॉक में ही आता है, इसलिए ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। एक लाइन में कहानी खत्म। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये पूछा गया है। तो मेरे भाई मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं, मस्तिष्क में हमारा रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी थोड़ी होता है, हमारे शरीर में होता है, ये नहीं होता है। यही आंसर करेंगे, बाद बाकी और सब तो हो भी करेगा। अगला है मेरे भाई दंत क्षरण की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर दंत क्षरण कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, तो टूथ डीके की हम बात करते हैं। जो टूथ डीके होता है तो आपको ध्यान रखना किसकी वजह से होता है, तो मेरे भाई पानी में, ध्यान रखना पानी में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होने से होता है। पानी में क्या, तो कहेंगे यहाँ पर पानी में फ्लोराइड कंटेंट की बात करते हैं, पानी के अंदर फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होने से ऐसा होता है, ज़्यादा होने से होता है टूथ यानी कि दांत झड़ जाते हैं। इसलिए मेरे भाई आपको ध्यान रखना नोट करके, जो फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए पानी में कितना हो चाहिए। अगर यहाँ पर हम फ्लोराइड कंटेंट की बात करते हैं तो फ्लोराइड पानी में कितना, तो 1.5 इतना मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। 1 लीटर में इतना ही मिलीग्राम हमारा यहाँ पर मान्य होता है। अगर ऐसा होगा तो दंत क्षरण से आप बच पाएंगे, इतना में दंत क्षरण से आप बच पाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई किसके आधार पर हम लोग देखते हैं, तो दंत क्षरण को रोकने के लिए, दंत क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको पानी में मिलाते हैं, तो फ्लोराइड को मिलाते हैं। और फ्लोराइड कितना होना चाहिए, तो मेरे भाई फ्लोराइड इतना होना चाहिए, इससे भी ज्यादा होगा तो दंत क्षरण हो जाता है। तो ज्यादा अगर हो गया, ज्यादा होगा तो क्षरण हो जाएगा, तो इतना कम से कम हमारा होना चाहिए बचने के लिए। इसलिए जो हम लोग टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं उसमें भी फ्लोराइड कंटेंट होता है, ज्यादा फ्लोराइड कंटेंट टूथपेस्ट खराब कर देता है दांत को, तो ध्यान रखिएगा। आगे मेरे भाई एक क्वेश्चन जो यहाँ पर बचा हुआ था उस पर आते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग सब कुछ कर ही चुके थे, हमको लगता है थोड़ा सा के लिए गड़बड़ हो रहा था। m की वैल्यू आ गई है ना, तो हम कहेंगे m का मान जो होता है ये -v/, में हमारा u होता है। यहाँ से हम v कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, निकल जाएगा ना, तो v = -mu हो जाएगा। और माइनस हमारा mu कहने का मतलब है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा माइनस और ये हमारा -2 × 10⁴ और गुना में हमारा u हो जाएगा। इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और v की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ये कितना, तो कहेंगे 2 गुना में 10⁴ u हो जाएगा, यानी ये हमारा आ गया। अब निकल जाएगा मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर देते हैं, अब निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग v का मान हमारा निकल गया, इस रिलेशन से v हम निकाल सकते थे। अब यहाँ से f बराबर 1/v और बराबर 1 प्लस में 1/u, हमको वस्तु की दूरी चाहिए, तो मेरे भाई बाल को रखा गया कितना, तो वो चाहिए हमको, तो 1/u चाहिए। 1/u = हमारा क्या होगा, तो 1/f माइनस में 1/v करेंगे, तो 1/f की वैल्यू फोकस दूरी नेगेटिव में तो -25, और v का मान मेरे भाई यहाँ पर निकल करके आ गया है, कितना हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर 2 गुना में कितना, तो 10 के पावर यहाँ पर हमारा कितना, तो 4u हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/u है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए जब जाओगे तो u को एक साइड लेकर के आ जाइए, तो 1/u आप प्लस में 1/2 × 10⁴ u बराबर कितना, तो -1/25 हो जाएगा। यहाँ से u का मान कैलकुलेट कर लेना, और जो u का मान कैलकुलेट करने के बाद आएगा मेरे भाई ये 25 सेंटीमीटर आपका आता है। यहाँ से इतनी ही वैल्यू आपकी आएगी, और 25 सेंटीमीटर कहाँ है, तो आंसर करेंगे डी। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, u का मान आप निकाल लीजिएगा, 25 सेंटीमीटर आपका राइट हो जाएगा। हाँ, टेक्नीशियन के लिए भी आपका चलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, बाद बाकी क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे आइए पहला प्रश्न देखेंगे। बोला गया 26 संख्याओं का औसत कितना है बच्चे, तो सर जी 54.5 है। बोला गया है प्रथम 15 संख्याओं का औसत 58.6 है और अंतिम 12 संख्या का औसत 52 है। यदि 15वीं संख्या निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। मेरे प्यारे मित्र बताओगे, शुरुआत से 26 संख्या का औसत दिया गया है और शुरुआत से 15 संख्या का दिया गया और अंतिम से 12 संख्या, तो 15 संख्या इधर से और 12 संख्या इधर से,
तो 15वीं संख्या 2 बार काउंट हो जाए, क्योंकि 15 और 12 27 हो जाएगा, लेकिन संख्या आपके पास कितना है 26, तो 15वीं संख्या 2 बार काउंट हो जाएगा। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले टोटल योगफल निकालो। तो योगफल क्या होता है सर, तो सर जी औसत गुना संख्या होता है, औसत गुना संख्या होता है। ये हो जाएगा, दशमलव उड़ेगा नीचे में आएगा 10, ये 5 से और ये 13 हो जाएगा। अब इससे काटोगे तो ये 1 होगा, 0 9 5 45 गुना करोगे तो 13 नमा 107 होता है। ठीक है, बच गया कितना बच गया, 13 नमा 117 होता है। बाकी हाथ में 1 ये हो जाएगा, बचा फिर 1। ठीक है, फिर 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। देखो बच्चे गुना सही है, 1417 हो जाएगा टोटल संख्याओं का योगफल। आगे बोला जाता है कि 15 संख्या का औसत 86.5 है, 86.6 है, सॉरी कितना है 58.6 है। कितने संख्या, 15 संख्या, तो टोटल योगफल इसका कितना होगा, तो 15 छक्का 90 के 0, बाकी हाथ में 9, अब 15 अट्ठी 120, 120 और 9 129 का 9, बाकी हाथ में आपका हो जाएगा 12। तो 15 5 75, 75 और 12 जोड़ोगे तो आपका 87, 879 हो जाएगा टोटल योगफल 15 संख्या को। अंतिम से 12 संख्या को देखो तो औसत 52 है, 52 गुना 12 करोगे तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 60 2 62, तो टोटल 27 संख्या के औसत योगफल कितना हो जाएगा, जोड़ो तो सर। जोड़ने के बाद 9 4 13 हो गया। ठीक है, 7 2 9 1 10, 8 6 14 1 15, कितना हो गया 1503 हो गया। और होना कितना चाहिए था 1417 ही। तो जो 15वीं संख्या वो 2 बार काउंट हुआ, तो 2 बार काउंट होने के बाद जो कि 1470 होना चाहिए, इसकी मान 1503 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या गलती हुई, मतलब कितना बढ़ गया, क्या मतलब 15वीं संख्या 2 बार काउंट हुआ तो वो क्या है सर, इसमें से इसको घटा दें क्योंकि इसमें एक ही बार काउंट हुआ है। तो सर जी 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया था, तो 9, 9 में से 1 जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 1, 186 हो गया। 15वीं संख्या कितना हो गया 186। बोला इस 15वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो 1417 में से अगर 186 निकाल दे कितना बचेगा, तो सर जी 1 बचेगा और ये कितना हो जाएगा, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 3 में से 13 में से 1 जाएगा तो आपका कितना होगा 12, 1231 आ गया। हमारे पास टोटल संख्या कितना आ जाएंगे बउआ, तो 26 संख्या था, एक 15वीं संख्या निकाल दिया गया तो औसत होता है क्या, योगफल बटा संख्या। तो बताओगे 25 संख्या का योगफल कितना है 1231, क्योंकि टोटल योगफल था 1417, इसमें से 186 निकाल दिया गया तो बचा कितना, इतना। तो इतना संख्या को 25 से भाग दे देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बताओगे इससे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा सर, 4 4 तिया 12। ठीक है, आ जाएगा और 12 चौक 48, 48 2 50, 50.24 है। देख लो तो गलत कहाँ हो रहा है जी, बी होगा। ठीक है, देख लेते कहीं कुछ गड़बड़ी लग रहा है क्या, कोई ठीक नहीं, हो सकता है कि बी हो जाए। देखो तो इसमें से अगर ये घटा रहे हैं तो 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, तो सर जी 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा। अच्छा, इसमें से कैरी भी किए थे, ये 186 नहीं होगा बच्चे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 86 होगा। तो अगर 100 में से 86 जाएगा, 86 घटाओ 86, 15वीं संख्या 86 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। देखो आंसर भी दिया हुआ था, इस घटेगा तो 1 हो जाएगा, अभी कितना होगा तो 3 होगा और ये 1331 हो जाएगा। 1331 में आप 25 से भाग दोगे तो 4 4 तिया 12। ठीक है, और 13 चौका 52, 52 और 1 53, 53.24 होगा। ऑप्शन बी होगा, सही है। यहाँ पे हमने 186 कर दिया। ठीक नहीं है सर, आपका आंसर ठीक है, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला 2 वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के अंतर के बराबर है। मेरे प्यारे मित्र, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। यहाँ पे 2 वृत्त हमारे पास है और दोनों का अंतर एक तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। तो दोनों वृत्त का अंतर क्या हो जाएगा, तो सर जी दोनों वृत्त का अंतर यही हो जाएगा 2
पाई आर की मान 21 है और दूसरा का क्या है? तो सर जी बड़े वृत्त को आगे रखेंगे, 25 को आगे रखेंगे, अंतर का मतलब बड़ी में से छोटा घटाना, 2 पाई गुना आर, आर 21 है, दोनों का अंतर एक बड़े वृत्त 2 पाई आर के बराबर होगा। ये इसकी आर है, तो यहाँ भी 2 पाई आर है, 2 पाई आर, 2 पाई यहाँ भी है, तो 2 पाई से 2 पाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 25 में से 21 जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो आर की मान 4 आ जाएगा। आर की मान अगर 4 आएगा तो बोलेगा उस वृत्त का क्षेत्रफल बताए, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की मान 22/7 और आर स्क्वायर की मान 4 गुना 4, तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 2 3 2 5 और 3 बट्टा में 7, 7 पछे 35 और ये हो जाएगा फिर 0 और 7 दूनी 14, तो 50.2 के लगभग में 3 के लगभग में आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, 15 का सी। बहुत बढ़िया बउआ, 15 का सी होगा, वेरी गुड। आगे बताना है, बोला गया एक दुकानदार 1800 तक की खरीद पर 15% के छूट और 1800 से अधिक की खरीद पे 17.5% की छूट घोषणा करता है। अब्दुल्ला 8 रुपये प्रति पेन की दर से 225 पेन और 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन पेंसिल खरीदता है। अब्दुल्ला द्वारा भुगतान की गई राशि बताओ। मेरे प्यारे मित्र, 225 पेन खरीदा और एक पेन के दाम 8 रुपए था, तो टोटल कीमत कितना हो गया? तो सर जी ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16, 16 और 2 1800 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, अब जो है 4 दर्जन पेन खरीदा, एक दर्जन के दाम 30 रुपया था, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 120 रुपये इधर से। टोटल पैसा हो गया हमारा कितना हो गया? तो 1920 रुपया। कितना हो जाएगा? 1920 रुपया। तो मेरे प्यारे मित्र 1800 से अधिक हो गया तो 17.5% के छूट मिलेगा। तो बोला गया है कि अब्दुल्ला कितना भुगतान करेगा, तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यही हमारा अंकित मूल्य है। 17.5% की फ्रैक्शन मान होता है मेरे प्यारे मित्र। 17 दूनी 34, 1 35 और परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 आता है। आप इसको अगर काटेंगे 5 से तो ऊपर में 7 हो जाएगा और नीचे में 40 हो जाएगा। यही होता है हमारा अंकित मूल्य और ये डिस्काउंट होता है। 40 के अंकित मूल्य पे आप 7 रुपया छोड़ दोगे तो आप बताओगे कितना लोगे? तो सर जी 33/40 रुपया लेगा। किसका? तो अंकित मूल्य का। यही अंकित मूल्य है, 33/40 रुपया लगेगा। 0 से 0 कट गया। अब इसको काटोगे तो 4 चौके 16, 8 चौके 32, गुना करोगे, अगर ये दोनों गुना करोगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 और 8 तिया 24, तो 12 और 24 आपका 36, 36 और 2, 36 और 2 38 के 8 बाकी हाथ में 3 और 4 तिया 12 और 3 15, 1584 रुपये लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब्दुल्ला को 1584 रुपये देना पड़ेगा। जिस वस्तु का कीमत 1920 है अब उसको 1540 रुपये देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया। बोला गया 8500 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मेरे प्यारे बच्चों 2 वर्षों में कितने अर्धवार्षिक होगा? तो 2 वर्ष का समय है तो इसमें 4 अर्धवार्षिक होगा। तो हमारा समय जो होगा क्या होगा? 4 अर्धवार्षिक लगेगा, हाफ ईयरली लगेगा। 4 अर्धवार्षिक होगा, 4 हाफ ईयरली लगेगा। रेट हमारा आधा हो जाएगा, 6% है, इसको भाग दे दोगे 3% हो जाएगा। ठीक है, अब ब्याज निकालना है मेरे प्यारे मित्र। 2 वर्ष का CI होता है A + B प्लस में AB बट्टा में 100%। 4 वर्ष है तो एक बार पहले 2 वर्ष के लिए लगाओ, तो 2 वर्ष के लिए लगाओगे तो 3 + 3 जोड़ोगे, 3 + 3 6 और 3 तिया 9, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 6.09। तो अब आगे 2 वर्षों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.09, फिर आगे 2 वर्षों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.09। अब इसमें AB का फॉर्मूला लगा दो, इसको जोड़ोगे तो 9 9 18, 6 6 12 और इतना हो गया, और प्लस में A गुना B, ये दोनों गुना करोगे तो जल्दी से बताओगे 609 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, 6 दूनी 12 और 12 नमा 108, 108 और 3600,
3600 और 108 3708 कितना हो जाएगा बच्चे? 3708 हो जाएगा। और 1 2 3 4 4 अंकों के बाद दशमलव 1 2 3 4 यहां होगा और बट्टा में फिर 100 वाला, तो टोटल हो जाएगा 6 अंकों के बाद दशमलव, मतलब यहां पे दशमलव होगा। इसको जोड़ोगे तो 12 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? 8 7 15 और 3 और 1 4 1 5, लगभग में इतना परसेंट देख लोगे आप, लगभग में 12.55% निकालना है। क्या? तो CI मेरे प्यारे मित्र 8500 का 12.55% CI। अब बता, परसेंटेज से डबल जीरो कट गया। अब इसको गुना करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो ध्यान से समझोगे, इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चे? तो सबसे पहले 5 से गुना करो, तो 5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 25 25 25 25 2 25 और 12 5 60 60 2 62, और अब बच गया यहाँ पे 17 दो अंकों के बाद, तो क्या हो जाएगा? 17 25 85 के 5 बाकी हाथ में 8, 17 7 119, 17 7 119 119 और 8 कितना हो जाएगा? तो 119 और 8 127 के 7 बाकी हाथ में 12, ठीक है। फिर 17 दूनी 34 34 और 2 36 36 और 10 46 46 के 6 46 का 6 हो जाएगा, बाकी हाथ में 4, फिर 17 छक्का 102 17 छक्का 102 और 4 106 और 1 2 यहाँ पे दशमलव बैठेगा, तो 10.66 और कितना होगा? तो 75। देख लो बच्चे 17 का आंसर क्या होगा? तो लगभग में 1066, तो 1066 ऑप्शन किस में है? बी में है। 1066 ऑप्शन किस में है? बी में है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताना, ये तो एकदम लल्लू सा क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये 2x प्लस में 7y बट्टा में 4x माइनस 3y, क्या? तो 3y बराबर में 8। अच्छा, समानुपात है, तो मेरे प्यारे मित्र समानुपात जब भी होता है A:B समानुपात C:D, तो अंदर अंदर वाले गुना और बाहर बाहर वाले गुना आपस में बराबर होता है। ये दोनों गुना करोगे और ये दोनों गुना करोगे, 8 से गुना करोगे तो 8 चौके 32 और 8 चौके 32x और 8 तिया 24y बराबर में हो जाएगा ये 3 दूना 6x और 7 तिया 21y। अब बताओगे ये इधर जाके 32 में से 6 जाएगा, तो अब बताओगे कितना हो जाएगा? सर जी 26x हो जाएगा। अब ये 24 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये 5 होगा, 2 2 4 45 हो जाएगा। तो x बटा y कितना हो जाएगा? सर ये तो कटेगा नहीं, तो सर 45 बटा में 26, मतलब x की मान 45 और y की मान 26, आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आइए बच्चे, समीकरण बोला गया है, एक बात याद रखोगे, अल्फा प्लस बीटा मूल्यों का योग होता है माइनस बी बाय ए, और मूल्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बताओगे बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स को एक्स होता है, तो माइनस बी -5 हो जाएगा, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की मान आ गया -5। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी कांस्टेंट बाय ए, तो सी बाय ए का मतलब अल्फा इंटू बीटा, सी है 6 और ए 1 है, ये हो गया। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है तो 6 हो जाएगा, माइनस में इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हो तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की मान कितना है? तो -5 है ऊपर में, और नीचे में कितना है? तो 6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस में 5 बटा 6, 6 छक्के 36, 36 और 5 41 बटा 6। आंसर क्या होगा बच्चे? ए होगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। जल्दी से बताओ, 36 का आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बोला गया 9 वर्ष पूर्व पी और क्यू के आयु की दुगनी थी। बोला गया 9 वर्ष पूर्व मतलब 9 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु की दुगनी थी। पी की आयु क्यू की आयु की दुगनी थी। क्यू की आयु 1 होगा तो पी की आयु 2 होगा, ये बात ध्यान रखना है। बोला यदि उनकी वर्तमान उम्र 5.4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताए। एक बात बताओगे, एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है, यहाँ से 1 है, यहाँ से भी 1 है, तो 1 से 4 हुआ, कितना बढ़ा? तो 3 बढ़ा, इधर भी 3 बढ़ा, और यहाँ से अंतर कितने का आ रहा है? 9 का, तो 3 की मान 9 हो जाएगा, 1 की मान 3 होगा।
बोला गया उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए, यही प्रेजेंट एज है। तो 5 4 9, 1 की मान 3, तो 9 की मान 9 3 27 ईयर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? तो बी होगा। आंसर बच्चे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया है, इसमें संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। आपका क्लास वर्ग दिया गया है, इतना है, और ये 10 20 है, और यहां से क्या है 20 30 है, और 30 40 है, और ये 40 50 है। एक बार अपने मन से निकाल लोगे। ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, ये 8 7 9 12 11 है। मेरे प्यारे मित्र CF निकालो, संचयी बारंबारता निकाल लो एक बार। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? तो इसको 8 और इसको जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? तो सर 24 होगा। 24 और 12 37 हो जाएगा। अब बताओ 37 होगा, 24 36 ना होगा, ये 36 होगा, 36 और ये कितना हो जाएगा? तो 47। ठीक है, तो यही n होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? n होता है। ये क्या होता है? तो ये n होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप n/2 निकालो। तो सर जी n/2 क्यों निकालते हैं? ये अंतिम हुआ n/2, तो 47/2। तो 47/2 करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है, और ये 5। जस्ट इससे बड़ा देखो, जस्ट इससे बड़ा कौन है? तो 23.5 से बड़ा कौन है? जस्ट बड़ा, तो ये 24 है। कितना है? 24 है। बस इसको घेर लेना है। क्या? तो 24 है। तो 24 के सामने वाला ही हमारा f हो जाएगा, ये वाला, और यही हमारा वर्ग अंतराल होगा, यही माध्यिका वर्ग होगा, यही हमारा माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग में लोअर लिमिट यही होता है, हाइट ये दोनों का गुना, 30 में से 20 घटा दोगे 10 हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले हमारा c होता है, इससे पहले 24 से पहले हमारा c होता है, संचयी बारंबारता होता है। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे मित्र, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस में c बट्टा में फ्रीक्वेंसी इंटू में h। तो लोअर लिमिट यहां से 20 आ गया, प्लस में n/2 23.5 है, और माइनस में c हमारा 15 है, और फ्रीक्वेंसी हमारा 9 है, और इंटू हाइट हमारा कितना है? तो 10 है। तो एक बात बताओगे आप मुझे जल्दी से, इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये हो जाएगा, कितना होगा? तो 20, और प्लस में अगर इसको घटाते हैं तो 23 में से अगर 15 जाएगा, तो 23 में से अगर 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब मक्खी परेशान करने लग गई है। तो 23 में से अगर 15 जाएगा तो सर 13 में से 5 जाएगा, तो 8.5 होगा। कितना हो जाएगा? प्लस में 8.5 होगा, बट्टा में 9 गुना में 10, ये कट जाएगा, दशमलव से ये कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, 180 प्लस में कितना? 85, और बट्टा में 9, तो ये क्या हो जाएगा? 5 8 16 265/9। आंसर होगा 265/9। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। अच्छा प्रश्न था। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है अब इसको न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखिए और अंश और हर का अंतर बताइए। आप जानते हैं जिसके ऊपर रेकरिंग रहता है उतना 9 नीचे होता है, और जिसके ऊपर दशमलव के बाद रेकरिंग नहीं रहता उतना 0 होता है। और पूरी संख्या लिखेंगे, पूरी संख्या लिखने के बाद जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहता उसको घटा दिया जाता है। तो 0 पे रेकरिंग नहीं, 0 घटाओगे तो यही हमारा होगा। सबसे पहले भिन्न होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको काटिए। 9 से अगर काटते हो तो 9 से काटोगे तो 1 1 1 0 होगा। 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 5 बचा 9 5 45, 9 छक्के 54, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54, 26 आया। 9 5 45, 9 छक्के 54, ये हुआ ना। ये 9 दूनी 18, 18 19 20 21 3, 9 चौके 36। अच्छा 4 लगेगा, ठीक है 4 लगेगा। आप यहाँ से फिर से 6 से काट सकते हो। 6 से काटोगे तो 4 हो जाएगा। 6 से काटोगे तो 6 1 ही 6, 5 बचा, 5 बचा, अरे भाई साहब 5 बचा। 5 बचने के बाद क्या हो जाएगा? तो 5 बचा तो 6 चौका 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, 30, 6 5 30, ये हो गया। क्या हो जाएगा? तो 4/185। तो भिन्न और अंश का अंतर बताना है तो 185 में से 4 जाएगा तो 184 होगा, जो कि
हाँ, इसमें से ये जाएगा तो 181 होगा। कितना होगा? 181। 185 में से 4 घटाओगे तो 181। ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 39 का ऑप्शन बी होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये बताओगे, इसको कुछ नहीं करना है, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि बेस हमारा समान है। तो 5 और 1 यहाँ कुछ नहीं थे, 1 6, 6/2, 6/2 का मतलब 3x² हो जाएगा। और 6x में से 4x जाएगा क्योंकि माइनस में है तो -2x होगा। और 3/2, 5/2, 5 3 8, 8/2 का मतलब होता है 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x² - 2x + 4। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। सिंपल प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक कार 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 40 मिनट तक चलता है, तो बताओ कितना दूरी गया होगा? तो दूरी बराबर में होता है चाल गुना समय। समय है 40 मिनट, इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग। तो एक बात बताओगे, 20 दूनी 60, 20 तिया 60, सॉरी 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, तो 30 किलोमीटर गया होगा। कितना गया होगा? तो 30 किलोमीटर गया होगा बच्चे। 30 किलोमीटर 40 मिनट में। एक बात बताओगे, आगे 45 मिनट तक चला, किस दूरी किस चाल से? सर 60 किलोमीटर पर घंटा से 45 मिनट तक चला, तो 60 से 60 गया तो ये 45 किलोमीटर चला होगा। आगे बताओगे कि कितना दूरी गया होगा? 50 किलोमीटर की दर से, तो 3/2 गया होगा। ये कट जाएगा 25, 25 तिया 75। तो ये मेरे प्यारे मित्र औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हो जाएगा 5 5 10 और 4 3 7 7 7 14 1 15, 150 हो जाएगा। तो कुल दूरी बताओगे और कुल समय यहाँ 40 मिनट का मतलब होता है, बट्टा में 60 दोगे तो 2/3 घंटा। 45 मिनट का मतलब होता है बट्टा में 60 दोगे तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 घंटा। और यहाँ से हो जाएगा 2 और 1 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। ये हो जाएगा 4 4 दूनी 8, 8 और ये 3 तिया 9 और ये 6 तिया 18। सबको जोड़ोगे तो कितना? 8 8 16, 16 9 25 और ये कितना हो जाएगा? और 1 2 और 1 3, 35/12 घंटा हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र कुल समय कितना हो गया? 35/12। आप 5 से काटोगे 7 हो जाएगा, 5 से काटोगे 30 हो जाएगा। ये 12 ऊपर में जाकर गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 360/12, सॉरी 360/7 नीचे में। इसको काटोगे 7 5 35 और 7 इकाई 7, ये हो गया। तो एक ही आंसर है 7 चौके 18। लगभग में आपके आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? सी हो जाएगा। ये औसत होता है। औसत चाल बराबर में होता है कुल दूरी। सभी दूरी को जोड़ लीजिए, जितना समय में तय किया गया उस समय से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा। एक बात बताओगे, 50 का तो आप खुद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। 50 का एकदम सिंपल प्रश्न है, कुछ करना भी नहीं है, जोड़ घटा है। ए बी सी बताओगे, तीनों मिलकर 8 दिनों में काम करता है। बोला गया है ए बी और सी की चर्चा किया गया है। बोला गया ए बी से 50% अधिक दक्ष था। दक्ष मतलब इफिशिएंसी होता है। इफिशिएंसी एक दिन में किया गया काम को क्षमता बोलते हैं। 50% अधिक का मतलब होता है, इसकी फ्रैक्शन मान लिखो 1/2। अधिक का मतलब हो गया 3/2। नीचे से ऊपर जोड़ दो तो अधिक हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र कौन अधिक है? ए, तो ए को दे दो 3 और बी को दे दो 2। बी और सी में तुलना किया, ये भी 50% अधिक है। कौन अधिक है? तो बी अधिक है। किससे? तो सी से। तो सी अगर हमारा 2 होगा तो बी हमारा 3 होगा। इसको सही करने के लिए ये रेशियो में आ गया। तो आप जानते हैं इसको इधर गुना करते ऊपर नीचे और ये गुना होता है। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। मेरे प्यारे मित्र ये एक दिन में ए 9 काम करता है, बी 6 काम करता है, सी 4 काम करता है। टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? तो 19 काम हो रहा है और तीनों मिलकर 8 दिनों तक काम किया है। ये टोटल वर्क निकल गया। ये टोटल वर्क निकल गया है। अब आगे बोला था 20 से इस काम को करवाओ, तो 20 से करवाओ कितना दिन लगेगा बताओगे? 19 8 152 काम टोटल हो गया। तो 20 से अगर करवाओगे 152 काम एक दिन में, भी 6 काम करता है तो कितना दिन लगेगा? 2 से काटोगे 3 हो जाएगा, ये 7 ये 6, तो हो जाएगा 76/3 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ। 82% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें 4% अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को टोटल वोट मिला है, कितना मिला है? तो इतना मिला है। अब बोला गया है कि जो कि वैध मतों का 55% है, ये मतदाताओं ने कुल संख्या कितनी थी जिन्होंने चुनाव में मतदान किया? तो मतदान कितना किया? 82%।
तो 82% को ही अपने आप में 100% मान लो। जो मतदान किया उसी की मान निकालना है, टोटल मतदाताओं की संख्या नहीं निकालना है। तो मान लेते हैं 82% जो है वो अपने आप में 100% है। कहने का मतलब है 82% हमारा मतदान हुआ, मतलब एक्स मतदान हुआ, एक्स की ही मान निकालना है। और जो मतदान हुआ उसका 4% अवैध घोषित हुआ, 4% का फ्रैक्शन मान 1/25, 25 में एक अवैध घोषित हुआ तो बढ़िया वोट 24/25। और बोला गया जो जीतने वाले प्रत्याशी है उसको 55% मिला, तो 55% का फ्रैक्शन मान होता है 11/20 मिला। और ये मिला कितना है तो 10,000, ये 10,82,240 इतना मिला है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे काटोगे 11 से तो 11 नमा 99, 8 हो जाएगा। कितना बचेगा तो सर जी 8 बचेगा, 82 11 नमा 99, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 होगा 92, 11 8 88, 11 8 88, 4 बचा, 11 चौके 44, ये हो गया। अब बताओगे 24 से काटोगे, 24 चौके 96, 24 चौके 96, 2 बचा, 24 से कहीं 1, 41, ये उधर जाके गुना हो जाएगा। 25 दूनी 50, 00, 50 दूनी 50 और 50 हो जाएगा, 5 4 5 20। हमारा जो 82% वोट हुआ, इसी को 82% जो पड़ा, यही तो पूछा, जो वोट मतदान किया गया उसी की मान निकालना है। मतलब 82% और 82% को ही हमने एक्स मान रखा था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा तो सर जी ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ए। कोई बच्चे 82% भी काट देते हैं जो कि गलत हो जाएगा बच्चे। चलिए आगे बताओगे। बोला गया है पहली 7 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 7 विषम संख्या, 2 से विषम अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है, लेकिन 2 सम संख्या है अभाज्य। तो बताओगे 7 संख्या के बताओगे तो औसत निकालना है। तो औसत होता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 7 वो संख्या है, लेकिन वो संख्या कौन कौन होगा तो सर पहली संख्या 3 5 7, उसके बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, आ गया। अब इसको जोड़ लो तो 5 3 8, 8 7 कितना होगा 15, 15 और 11 26, 26 और 13 39, 39 और 7 39 और 7 46, 56, 56 और 9, और 56 के साथ में अगर 9 दोगे तो हो जाएगा कितना 65, 65 हो जाएगा। 65 और 10 75, 75/7, तो ये औसत हो जाएगा 10.6749। तो लगभग में आपका यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ए। मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 नहीं लिए हैं क्योंकि विषम बोला है और विषम में 2 नहीं आता है। विषम अभाज्य की चर्चा किया है बुआ, टर्म के पे ध्यान देना है। ये बताओ, इसको a मान लो, इसको b मानो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर a माइनस में a स्क्वायर बराबर में 0। ये इधर जाएगा तो cos स्क्वायर a बराबर में 1/4, तो cos a की मान हो जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट होगा। इधर जाओगे तो 1/2 cos 60 डिग्री का होता है। प्लस माइनस क्यों नहीं लिए सर, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ए की मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा तो डी होगा। 65 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक त्रिभुज है एबीसी, तो एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी। बोला गया कौन बी ए सी का कौन समद्विभाजक बी सी पर डी पर मिलता है, इसका कौन समद्विभाजक है। और बोला गया ए से बी 10 है और ए से सी 15 है, बी से डी 6 है और बी से सी पूरा का पूरा, बी से डी 6 है तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ मान निकालना है। इसकी मान लो x। मेरे प्यारे बच्चों जब ये इंटरनली कौन समद्विभाजक होता है तो इधर का रेशियो इधर का रेशियो, ये दोनों का जो रेशियो होता है ये दोनों के रेशियो के बराबर होता है। ये कौन समद्विभाजक का ये एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है तो ए बी का जो ए बी बट्टा में ए सी बराबर में बी डी बट्टा में बी सी क्या होता है तो सर ए बी बट्टा में क्या ए सी बराबर में क्या हो जाएगा तो इस कोण के सामने वाला ये बी डी और बट्टा में डी सी होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से 10/15 बराबर में 6/x
बताओगे 5 से काटोगे 3 होगा, 5 से काटोगे 2 होगा, ये हो जाएगा, ये 3 होगा, 3 3 9, x की मान 9 हो गया। अगर x की मान 9 हुआ तो पूरा BC की मान पूछा है, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक वृत्त है जिसकी केंद्र आपका 10 है, ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या 10 है। अब बोला गया है बाहर से P कोई बिंदु है, बोला जाता है कि इसको स्पर्श करता है। मानिए ये सर्किल है, ये O है केंद्र और यहाँ पे P है और इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, मानिए Q पे स्पर्श कर रहा है। तो बोला जाता है कि O से P का दूरी, O से P की लंबाई 26 है और ये दिया गया है समकोण 90 डिग्री होगा। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, केंद्र से सरकमफ्रेंस पे मिला हुआ तो त्रिज्या होगा। कोई सर्किल है, टेंजेंट पास करेगा, अगर केंद्र से इसको मिला हुआ तो 90 डिग्री होता है। ये 90 हो गया। ये बताओगे 90 के सामने वाला कर्ण होता है, आप जानते हो ट्रिपलेट होता है 5 12 13, इसी का दुगुना करोगे 26 होगा, इसका दुगुना करोगे 24 होगा, इसका दुगुना करोगे 10। देखो 10 आ गया, ये 26 आ गया, तो ये कितना होगा 24। तो पी क्यू की मान कितना हो जाएगा 24, जिसकी मान पूछा है क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए बताओगे, बोला कार्यालय सी में पुरुष की कर्मचारी का प्रतिशत 20% और ई में महिला के कर्मचारियों का 40%, ई में महिला कर्मचारी की संख्या और सी में महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात बताओ। ई लेना है पहले और उसके बाद सी लेना है। टोटल कर्मचारी कितना है, तो सर जी 2400 है और ई में महिला कर्मचारी बोला गया है, ई में महिला कर्मचारी 40 कितना है, तो सर 40% है। लेकिन आप 40% जाने से पहले महिला कर्मचारी में जाइए, ई में कितना है 72 है, कितना है सर जी 72 डिग्री है, कितना में तो 360 डिग्री में, उसमें भी 40% महिला लेना है। ये हो गया अनुपात। सी में जाइए, टोटल कितना है तो 2400 है। तो सी में बताओगे पुरुषों की कर्मचारियों की संख्या 20% है, तो पहले सी में है कितना सर 54 डिग्री है, कितना में तो ऑल ओवर में, तो 360 डिग्री ऑल ओवर होता है। 20% अगर पुरुष है तो कितना 80% महिला कर्मचारी होंगी। मेरे प्यारे बच्चों अनुपात पूछा है, तो अनुपात जब पूछा है तो बताओगे, अनुपात जब पूछा है तो कट जाएगा 2400 से, ये 2400 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये कटेगा 2 बार में, ये 360 से 360 कट जाएगा। अब बताओगे ये कटेगा, अब 9 से काटोगे तो 9 8 72 और 9 छक्के 54, ठीक है। 2 से काटोगे तो 4 होगा और ये 2 और ये 3, तो 2:3 होगा। काटोगे तो 2:3 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 68 का क्या होगा सी, 68 का सी होगा। चलिए बताएंगे, बोला गया है चतुर्थ समानुपात। मेरे प्यारे मित्र मीन प्रोपोर्शन जो होता है दो संख्या के बीच में √ए बी के बीच में, पहला समानुपात अगर पूछेगा तो क्या होगा, तो सर जी b² a। तृतीय समानुपात अगर पूछेगा तो क्या होगा, सॉरी पहला समानुपात क्या होता है तो b² a। तृतीय समानुपात पूछेगा, पहला समानुपात होगा a² b। क्या होगा a² b। तृतीय समानुपात b² a। ए बी सी तीन संख्या में चौथा प्रोपोर्शन अगर पूछेगा क्या होता है तो BC/A होता है। मेरे प्यारे मित्र चौथा समानुपात K है और K इस संख्या में चौथा निकाले तो BC/A, मतलब 18 × 6/12। इसको काटोगे 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 9, तो K की मान हो गया 9। वहां से बोला गया है K की मान 9 अगर है तो K और 6, मतलब K और 6 की तृतीय समानुपात, K की मान 9 है, 9 और 6 का तृतीय समानुपात, तो तृतीय समानुपात क्या होता है बच्चे, तो आप बताओगे K और 6 तृतीय समानुपात के बराबर है तो कितना होगा, तो B², क्या होगा B², B की मान 6 × 6 और बट्टा में 9, तो 6 × 36, 36/9, तो 9 × 36 कितना हो जाएगा 4 होगा। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या आ जाएगा 4। चलिए आज मैथ्स की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है, फिर बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब रीजनिंग होगा आपका। सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, जल्दी से हम लोग रीजनिंग की डिस्कशन जो है उसको आज ऑन करते हैं। सुबह से आज बहुत डिस्कशन हो गए।
ठीक है। लेकिन चलिए कोई नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस जो डिस्कशन हो रहे हैं हमारे माध्यम से, यानी चाहे वो आपके टॉपिक वाइज डिस्कशन हो, चाहे तो वो यूट्यूब वाली डिस्कशन हो, चाहे तो ये आपकी एलपी और टेक्नीशियन की डिस्कशन हो, इतने सारे डिस्कशन से आप बच्चों को बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपके रिवीजन जोन जो है ना, ये रिवीजन जोन आपके बहुत खतरनाक हो जाएंगे। और अभी लास्ट समय में यही करना होता है कि जितना अधिक रिवीजन करोगे उतना जल्दी सक्सेस हो पाओगे। तो बस रिवीजन का सिलसिला ही जारी है। तो जैसा कि देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन जो है बच्चा, ये अल्फाबेट सीरीज से दे रखा है। और अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए 19 से 20 से 19 हो गया, यानी 1 की कमी हो गई, और 19 से 18 हो गया, यानी 1 की कमी हो गई। तो मेरे भाई 22 से 1 की कमी होगी, यानी 21 आएगा, सब में है। ठीक है, तो देख लो यहाँ 18 से 17, 17 से 16, तो 20 से 19, यानी यू के बाद एस चाहिए। अब देखो 10 है, 11 है, 12 है, तो यहाँ 8 है, तो अब मुझे 9 चाहिए, यानी कि मुझे आई चाहिए। अब देख लो यहाँ 12 है, 13 है, 14 है, तो 10, तो 11 चाहिए, यानी यू एस आई के चाहिए। यू एस आई के किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है मेरे बंधु। तो आंसर इसका बच्चा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट और बेस्ट आंसर चयन करेंगे। अच्छा देख लो, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो ये बस स्पीड में नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा स्पीड में बढ़ रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो, तो अगर 11 को आप 3 से गुना कर दोगे और 33 में अगर 2 जोड़ दोगे तो आपके आंसर 35 मिलेंगे। इसी तरह 35 को आप 3 से गुना करोगे तो 105 होंगे, और प्लस 2 अगर कर दोगे तो 107 हो जाएंगे। यानी हर बार गुना 3 करके 2 जोड़ा गया है, तो 11 में से 2 घटा दो 9। इसका मतलब इसका आंसर किसको चुन लो? 3 को। यानी सर यहाँ 3 रख लोगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएंगे, और 9 2 11 हो जाएंगे। तो बच्चा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी को लगा लेना। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इनटू के पहले जो भी आएगी वो माता कहलाएगी, और माइनस के पहले जो भी आएगा वो पिता कहलाएगा, और डिवीजन के पहले जो भी आएगी वो बहन कहलाएगी। यानी सारे के सारे रिलेशन जो है वो फॉरवर्ड रिलेशनशिप है। तो काम राइट से लेफ्ट करेंगे। अब पूछता है पी आर का पिता है, तो देख लो पी को लड़का बनना पड़ेगा। अब पी के बाद इनटू का साइन है, तो इनटू के पहले जो भी शख्स आती है वो माता कहलाती है, और माता महिला होगी तो पी यहाँ महिला है तो पप्पा नहीं हो सकता। पी यहाँ महिला है तो पप्पा नहीं हो सकता। पी के बाद माइनस और पी के बाद माइनस, यानी मुझे 2 ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। तो चलो हम दोनों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। अगर मैं हूं तो इनटू के बाद जो मिलेंगे वो मेरी माता होगी, और मेरी माता के पिता जो होंगे वो मेरे नाना होंगे। तो हम पी को आर का पिता बनाना चाहते थे और पी आर का नाना बन गया, यानी ये कैंसिल हो गया। तो डी को पढ़कर टाइम वेस्ट मत करो मेरे भाई, वही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। अब देखिए, ये तो झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है। कहता है कि सर अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले एल ए वाले का काम कर लो। तो एल ए कॉमन है। अब एल ए के बाद अगर देखोगे तो सब में यू दे रखा है, इसमें टी दे रखा है। यू के बाद देख लो डी ए एन, तो पहले आ जाएगा 6 नंबर। एल ए टी आई, अच्छा एल ए टी पहले आएगा, तो पहले कौन आएगा? तो 4 नंबर। 4 नंबर के बाद 6 नंबर। अब डी ए है और डी क्या है? एल ए यू है, तो एल ए यू के बाद आर है, तो डी ए एन यानी 6। अब आएगा 2 नंबर। उसके बाद फिर से हम यू को देखेंगे तो आएगा कौन? तो 3 नंबर। अब इसके बाद हम आएंगे तो एल ई एस है और एल ई जी है, तो 5 नंबर, और लास्ट में आया 2 नंबर। एल ई एस और एल ई जी, अच्छा यहां भी दे रखा है। ओफो, फिर से करना पड़ेगा। ध्यान से देखोगे, सबसे पहले एल ए को खत्म करो, 7 वर्ड था, एल ए को खत्म करो। एल ए के बाद कौन आएगा? टी आएगा, तब यू आएगा। तो सबसे पहले हमारा 4 नंबर आ गया। अब उसके बाद देखो कौन कॉमन है? यू कॉमन है, तो यू को खत्म कर लो। अब यू के बाद जब खत्म करोगे, ठीक है, एल ए के बाद यू को खत्म करोगे तो सबसे पहले कौन आएगा? तो डी आएगा,
और डी के बाद एन आएगा, उसके बाद आर आएगा। तो पहले डी वाले की बात आई तो डी ए टी है और डी ए एन है, यानी 6 नंबर और फिर 2 नंबर। अब देख लो यू के बाद एन है और आर है, तो पहले एन यानी कि कितना, तो 7 नंबर और उसके बाद मिलेगा मुझे 3 नंबर, खत्म। अब देख लो पहले कौन मिलेगा, तो 5 नंबर और उसके बाद 1 नंबर। ये ढूंढ लो किस में है, तो 4 6 2 7 3 5 1 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसके लिए परफेक्ट आंसर जो हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। टाइम टेकन क्वेश्चन था। अच्छा ध्यान से देखना, EDUCATION एजुकेशन को क्या लिखता है, GFWCATKQ और P लिखता है, ठीक है। 5 में 2 जोड़ देंगे 7, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, 21 में 2 जोड़ देंगे C, 3 को सेम रखा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 14 में 2 जोड़ेंगे 16। यानी शुरुआत के 3 लेटर में 2-2 जोड़ दिए गए, लास्ट के 3 लेटर में 2-2 जोड़ दिए गए और बीच के 3 लेटर को सेम रखा गया। तो देखो तो हम 2-2 जोड़ते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा, 1 2 3 3 2 5 हो जाएगा। ULT सेम रहेगा, 9 2 11 5 2 7 और 19 2 21। H से शुरू U पे खत्म, H से शुरू U पे खत्म। HCE चाहिए, उसके बाद U चाहिए, इसके बाद LT चाहिए, KGU चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। अच्छा देखो तो स्टीमर को क्या लिखता है, (81) लिखता है। ध्यान से देखोगे, देखो 19 और 1 20, 20 20 कितने हो गए 40 और 40 और 10 कितने हो गए 50। इसको 2 रुपया दे दिए तो 50 और 20 कितने हो गए 70। 70 और 10 80 और 1 81। सही है। 2 मिनट बाबू रुक जाइएगा, गला चौक कर गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर रियल वैल्यू दे रखा है। तो भैया देख लो क्रूज के लिए आएगा क्या, तो ध्यान से देखना 18 18 36 और 36 और 10 हो गए कितने, तो 46, 46 और 20 हो गए 66, 66 1 67, 67 और 3 70 और 70 और 5 75, यानी प्लेस वैल्यू को ही यूज कर रखा है। तो क्या चाहिए, SUBMARINE चाहिए। क्या चाहिए, SUBMARINE। जोड़ लो, ध्यान से देखोगे 19 और 1 20 हो गए, ठीक है, और 18 और 2 20 हो गए, तो 20 20 कितने 40 और इन दोनों को मिला दे तो 30, तो 40 और 3 कितने हो गए, तो 70 हो गए, और 14 और 13 को मिला दे तो 25 और 25 और 5 30, तो 70 और 25 कितने हो गए, तो 95 और 5 100 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए जो है ना वो सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी नहीं होना था। दो मिनट टाइम दीजिएगा, नहीं तो फिर गला और फंस जाएगा। चलिए देखिए, किसी कक्षा में सभी 35 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी हमने 35 कुर्सी लगा लिया। अब कहता है राम दाएं सिरे से 17वें स्थान पर खड़ा है,
जबकि राकेश बाएं सिरे से 17वें स्थान पे है। तो 17 17 34 व्यक्ति खड़े हो गए, एक व्यक्ति बचा हुआ है। सोनू, राम और राकेश के बीच में खड़ा है, तो वही जो एक व्यक्ति बचा हुआ है ना, वही एक व्यक्ति के स्थान पे सोनू खड़ा हो गया। यानी सोनू का पोजीशन दोनों ओर से कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब पूछ रहा है सोनू बाएं सिरे से किस स्थान पे है, तो बच्चा सोनू बाएं सिरे से 18वें स्थान पे है, यानी आंसर हमारे 18 हो जाएंगे। देख लो ध्यान से, यहाँ कहता है कि सर एक पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, तो 35 स्टूडेंट है। अब उसने कहा सर राम दाएं सिरे से 17वां है, तो जब राम बाबू दाएं सिरे से 17वें स्थान पे है, इसका मतलब है कि राम के बाएं में टोटल 18 लोग बैठे होंगे। राम के बाएं में टोटल कितने लोग बैठे होंगे, तो 18 लोग बैठे होंगे। अब कहता है मोहन सर बाएं सिरे से 17वें स्थान पे, तो देख लो किसका, राकेश बाएं सिरे से कितने स्थान पे है, तो 17वें स्थान पे है। कौन बाबू, तो राकेश जो है ना, ये 17वें स्थान पे है। तो बताओ टोटल 35 कुर्सी में से 17 कुर्सी राम, 17 कुर्सी राकेश ले गया, यानी 35 कुर्सी में से 17 + 17 यानी 34 कुर्सी खत्म हो गए। तो जब 35 में से 34 कुर्सी खत्म हो गए तो शेष एक कुर्सी बचे। इसका मतलब है सर कि राकेश और राम के बीच में एक ही लोग होगा। और कहता है राम, सोनू जो है ना, वो राम और राकेश के बीच में खड़ा है, यानी यही पोजीशन सोनू की है। अब सोनू का पोजीशन हम बच्चा बाएं से निकालने जाएंगे, तो राकेश से जस्ट आगे जाएंगे, यानी 18 नंबर पे जाएंगे, तो सोनू का पोजीशन निकल जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बाबू, यही सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुख करेंगे। 8 व्यक्ति हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वर्गाकार मेज बना लो। इस वर्गाकार मेज पर बैठने के लिए आप 8 लोगों की व्यवस्था बैठा लो, और सारे लोग का जो फेस था वो केंद्र की ओर था। उसमें से कुछ लोग कोने पर बैठे हैं, जबकि कुछ लोग भुजा के मध्य में बैठे हैं। अब कहता है डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डी किसी कोने पर नहीं बैठा। तो जब डी किसी कोने पर नहीं बैठा तो डी भुजा के मध्य में बैठा होगा, और डी किसके बाएं को तीसरा होगा, तो डी सर ई के दाएं नहीं, ई के बाएं को तीसरा होगा। अब कहता है एच किसी भी कोने पर नहीं है। तो जब एच कोने पर नहीं है तो एच के लिए ये 3 पोजीशन बन सकते हैं। कहता है जी एच के दाईं ओर दूसरा है। अब एच को यहाँ रखोगे तो इसके दाईं ओर दूसरा जी रख नहीं सकोगे, एच को यहाँ रखोगे तो इसके दाईं ओर दूसरा जी रख सकोगे, और एच को यहाँ रखोगे तो इसके दाईं ओर दूसरा जी रख सकोगे। यानी अभी भी एच के 2 पोजीशन जो हैं वो बरकरार है। तो हम कोडिंग कर लेते हैं कि एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे जी बैठा है। एच डी के ठीक बगल में नहीं है, और एच किसके बगल में नहीं है, तो डी के ठीक बगल में नहीं है। यानी ना तो एच यहाँ हो सकता है और ना ही एच यहाँ हो सकता है। छोड़ दीजिए, आगे चल दीजिए। फिर क्या कहता है, बी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति। अच्छा क्वेश्चन है, बी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो बी और ए के साथ बाबू वाइस वर्सा केस होगा। कौन दायां होगा कौन बायां होगा हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, आगे चल देंगे। बी एफ के ठीक बगल में बैठा है, और बी किसके बगल में बैठा है, तो बाबू बी एफ के ठीक बगल में बैठा है। फिर कहता है बी किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा। तो बी जब किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, इसका मतलब बी को कॉर्नर पे ही बैठना होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं कि बी कहाँ बैठने वाला है, तो सर बी कोना पर बैठने वाला है। अब देखो क्या कहता है, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। अब जितना काम करना है हमें करना है, तो देख लो ध्यान से समझो। इसका सबसे पहले हम कमजोर कड़ी ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे कमजोर कड़ी मुझे जी और एच ही मिल रहे हैं। हमें मालूम है कि जी एच को किसी भी कोने पर नहीं बैठाना है, तो या तो एच को यहाँ या तो एच को यहाँ, 2 में एक सही और एक गलत। तो चलो हमने एच को यहाँ जगह दे दिया, तो एच के दाएं में पहला नहीं दूसरा ये जी के लिए जगह मिल गया।
ठीक है। अब देख लो बी और ए के बीच में 3 लोग बैठने हैं और बी को कोने पर बैठना है। तो अगर हम बी को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ नहीं हो सकता, यानी बी को मुझे यहाँ रखना होगा और ए को मुझे यहाँ रखना होगा। बी के बगल में एफ बैठा है तो बी के बगल में एफ यहाँ बैठ गया। अब देख लो इकलौता बंदा सी बच गया है और हमारा अरेंजमेंट पहली बार में कंप्लीट हो गया। अगर पहली बार में ये कंप्लीट नहीं होता तो हम एच का पोजीशन यहाँ रखते और ये अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट होता। पूछा कि जी के बाईं ओर तीसरा कौन है, तो जी तो सेंटर को देख रहा है ना, तो इसके बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा ए बैठा है। ए कहीं दिया नहीं, यानी इसका आंसर इसके दूसरे वाले क्वेश्चन से दे दिया। क्या देख लूं थोड़ा, डी ई के बाईं ओर तीसरा बैठा है, डी किसी एक कोने पर बैठा है, तो डी की, अच्छा डी किसी एक कोने पर बैठा था। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आठ जन, सारे लोग का फेस केंद्र की ओर। डी किसी कोने पर बैठा है, डी ई के बाईं ओर तीसरा है, तो डी किसके, तो ई के दाएं नहीं, ई के बाईं ओर तीसरा है। एच किसी भी कोने पर नहीं बैठा, तो एच जब कोने पर नहीं बैठा तो एच यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है। अब कहता है जी एच के दाईं ओर दूसरा है, यानी जहाँ भी एच होगा उसके दाईं ओर दूसरा जी होगा। तो अब एच को यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि जी नहीं होगा, तो या तो एच यहाँ होगा या तो एच यहाँ होगा। दो कंडीशन। आगे चलिए, एच डी के बगल में नहीं बैठा, तो एच जब डी के बगल में नहीं बैठा इसका मतलब एच को यहाँ रखना होगा, तय हो गया। तो एच के दाएं दूसरा जी है, यहाँ आ गया। अब कहा बी और ए के बीच सर 3 व्यक्ति बैठे हैं और बी एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो बताइए अगर हम बी को यहाँ डालेंगे तो एफ के बगल में नहीं रख सकते, तो बी को हमें यहाँ रखना होगा। और बी और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं और बी और एफ साथ में है, तो सी यहाँ हो गया और हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब पूछा सर जी के बाईं ओर तीसरा कौन है, तो जी सेंटर को देख रहा है, तो इसके बाईं ओर तीसरा सी है। और सी किस में दे रखा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारे ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट और परफेक्ट आंसर होंगे। चलिए बाबू आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। पहला लाइन क्या कहता है, कितनी सहेलियां हैं, 6 सहेलियां हैं, उन सभी का मुख दक्षिण में है। ये राइट एंड और ये लेफ्ट एंड। अब पहला लाइन कहा पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी है। पूर्णिमा 1 2 3 4, तो यहाँ कौन बैठेगी, ऋचा बैठेगी। अब कहता है स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो अब बताओ क्या पूर्णिमा को हम इस छोर पे रखेंगे तो क्या पूर्णिमा के बाईं ओर हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि पूर्णिमा का पोजीशन उधर और ऋचा का पोजीशन इधर जाएगा। तो एक काम करो, इसी को राइट कर लो और इसी को लेफ्ट कर लो, ठीक है। अब पूर्णिमा के बाईं ओर जा सकता है, तो स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो पूर्णिमा के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा कौन है, तो स्वर्णा बैठी हुई। अगला लाइन चलिए देखिए क्या कहता है, ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के बगल में है। तो ऋचा और स्वर्णा दोनों किसके बगल में है, तो काव्या के बगल में है। आगे चलो, पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के बीच में है, तो उर्मिला के बीच में कौन है, तो पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में है। तो यहाँ हम लोग किसको रख लेंगे, तो उर्मिला को रख लेंगे और यहाँ हम लोग शोभना को रख लेंगे, ठीक है। पूछा क्या गया है, उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पे, तो उर्मिला के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऋचा ही होगी। इसका आंसर ऋचा ही जाएगा। अब मैं इसको करेक्ट नहीं कर सकता, इसका ऑप्शंस चेंज कर लीजिए। इसका आंसर ऋचा ही जाएगा और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट देखोगे, कहता है देश एक्स की 5 विशालतम बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अगले 8 वर्षों के लिए अपनी भर्ती योजना की घोषणा की है, जिसके तहत वे हर साल नियुक्त किए जाने वाले एमबीए स्नातकों की सामान्य संख्या से 3 गुना अधिक एमबीए स्नातकों को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं। तो सोचो कोई देश में 5 विशालतम बहुमुखी कंपनी है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गए, इस तरह से 5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इस पांचों बड़ी बड़ी कंपनियों ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया हम क्या करने वाले हैं कि अगले 8 वर्ष तक हम जो जितना एमबीए होल्डर को लेते थे अपने यहाँ जॉब में, अब हम उससे 3 गुना अधिक एमबीए होल्डर को मार्केट से उठाएंगे। ठीक है, तो बताइए जॉब क्रिएट हो रहा है ना कि अब एमबीए होल्डर को 3 गुना अधिक उठाएगा, यानी अब लोगों में एमबीए करने की होड़ बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि आने वाले अगले 8 वर्षों में वो 3 गुना एमबीए होल्डर को उठाने वाला है अपने कंपनी में काम देने के लिए। तो कहता है दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एमबीए कोर्स करने वाले सभी कॉलेज अगले शैक्षणिक वर्ष से अपनी फीस दुगनी कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अजम्पशन ले सकते हैं, संभावना व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन तय नहीं है कि फी बढ़ा ही देंगे। अगला क्या कहता है, आने वाले कुछ वर्षों में देश में एमबीए कोर्स में आवेदकों की संख्या कुछ हद तक बढ़ जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब एमबीए होल्डर को 3 गुना ज़्यादा लेने वाला है, जहां 1000 लोगों का चयन वो 5 कंपनी मिलकर करते थे, अब वो 3000 लोगों का चयन करेंगे, तो लोगों में एमबीए करने की होड़ बढ़ जाएगी। तो जब होड़ बढ़ेगी तो आवेदकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। यानी 2 नंबर निष्कर्ष हम निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। तो देख लो ऐसी व्यवस्था किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसके लिए आंसर बाबू हम लोग किसको कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। अब देखिए कितने 4 वेन डायग्राम हैं। कितने विद्यार्थी भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं। तो गणित नहीं पढ़ते हैं यानी हमें गणित वाले को निकाल देना है, गणित वाले को क्या कर देना है, निकाल देना है। लेकिन भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले अब कितने बच गए, तो भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले इतने बच गए। सबको जोड़ दो, देखो 17 और 15 5 कितने हो गए, 22 हो गए। तो 230 और 22 कितने हो गए, तो 252 हो गए, यानी 52 हो गए। 252 दे रखा है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग का बच्चा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखोगे, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दिए गए हैं। कहता है कि यदि उपर्युक्त श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, भैया हम अक्षर को क्यों हटाएं, हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो पूछता निम्नलिखित में कौन बाएं से 10वां होगा। तो अक्षर नहीं काउंट करना है, पहला दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। तो दाएं से 10वां कौन हो जाएगा, ओहो हो, बाएं से 10वां मांग रहा है। सही में आज मेरा माइंड इधर उधर भाग रहा है। बाएं से 10वां मांग रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां कौन हो जाएगा बच्चा, तो 6 हो जाएगा। तो आंसर किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। लगता है कि कई सालों के बाद ऐसी स्थिति आई है जब माइंड मेरे बार बार जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। देखिए जब राजेश खिलौने की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि अपने भाई अनूप को बाजार में खो दिया। वो पूरब की ओर 60 मीटर चला और दाएं मुड़कर 10 मीटर। तो पूरब की ओर 60 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर के वो 10 मीटर चला। पुनः वो दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ के पुनः वो 10 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चलता है। चलकर अपने भाई को खोजने के लिए आइसक्रीम की दुकान पे पहुंचा, लेकिन उसका भाई वहां नहीं था। फिर वो उत्तर की ओर मुड़ा और गली में अपने भाई को देखने से पहले वो 10 मीटर चला। यहाँ से वो उत्तर की ओर मुड़ करके फिर से वो 10 मीटर चला और खिलौने की दुकान
राजेश की वर्तमान स्थिति से किस दिशा में है। तो देखिए, तो खिलौने की दुकान यहाँ थी और राजेश की वर्तमान स्थिति अभी यहाँ है, तो पूछ रहा है किस दिशा में है। तो खिलौने की दुकान जाने के लिए राजेश को पश्चिम में मुड़ना पड़ेगा। तो पश्चिम किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर है। अब देख लो, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न दिए गए हैं और पहला कहता है यदि पहला घटक एक प्रतीक है जो कि है और तीसरा घटक एक संख्या है जो कि है, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल दीजिए। यानी जहाँ ये है वहाँ डी चला जाएगा और जहाँ 2 है वहाँ m चला जाएगा। तो पहले पे m और तीसरे पे d, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है। अब देख लो, यदि पहला घटक विषम नहीं है, यदि दूसरे तीसरे दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है, तो दोनों में अंतर क्या है, तो सेकंड प्लेस में ही स्पष्ट हो रहा है अंतर। तो सेकंड प्लेस इसका 5 है, 5 के लिए आप k लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बाबू आंसर इसके ऑप्शन नंबर ए जो है वही आंसर हो जाएंगे। देखिए, L से किसको मिलवाना है, तो L से O को मिलवाना है। अब बताओ L किसको जानता है, G को, और G किसको जानता है, O को। तो यहाँ भी G के पास मुंह बंद है और यहाँ भी G के पास मुंह बंद है, तो G ने चाइना वॉल बना दिया, यानी ये खत्म हो गए। आप चाहो तो अरेंज कर सकते हो, L ग्रेटर इक्वल है G से, G लेसर है O से, O लेसर है L से। अब देख लो, यहाँ चाइना वॉल बन गया, ग्रेटर के समूह में लेसर आ गया, यानी ये गलत हो गया। M को मिलना है Q से, तो देखो Q तक जाने का रास्ता O से होकर जाता है और M L तक जाएगा, L G से मिलवाएगा, फिर G चाइना वॉल बनाएगा, यानी ये भी अनुसरण नहीं करेगा। तो आंसर इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चंस मैं हर रोज की तरह कहूँगा, अब कर लिया करोगे। देखिए क्या कहता है, दर्जी के पास जैसे सिलाई मशीन होगा तो इलेक्ट्रिशियन के पास महंगा नहीं होगा, किसान के पास पौधा नहीं होगा और कैंची के पास बाल नहीं होगा, पुलिस के पास हथकड़ी होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। देख लो, सभी चाकू प्लेट है, चाकू को प्लेट से मिलवाने में कांटा मदद किया। सभी प्लेट चम्मच है, प्लेट 2 रुपया दहेज दे नहीं पाएगा। कुछ प्लेट चाकू है, कांटा मदद कर देगा। यानी 1 और 3 अनुसरण करता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा। देख लो, जितने भी चम्मच थे उसमें से सभी के सभी चम्मच कांटा था और सभी चाकू जो था वो सभी चाकू भी क्या था, तो कांटा था। सभी चाकू भी जो था वो क्या था, तो कांटा था। तो सभी चाकू कांटे थे और फिर कहता है सभी कांटे प्लेट है, जितना कांटा है वो सबका सब बाबू क्या है, तो सबका सब प्लेट है। अब पहला कहता है सभी चाकू प्लेट है, तो सभी चाकू सही में प्लेट है। दूसरा कहता है सभी प्लेट चम्मच है, तो सभी प्लेट तो चम्मच दिख नहीं रहा है। तीसरा कहता है कुछ प्लेट चाकू है, तो प्लेट का कुछ हिस्सा चाकू दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब देखिए, एक ही पासे को 3 बार घुमाया है और 2 का विपरीत चाहिए। पहले में भी 2, दूसरे में भी 2 और तीसरे में भी 2। और जब कोई पासे में अधिकतम द्वार दिखे तो उसका अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा। तो यहाँ क्या नहीं दिख रहा, तो यहाँ सर कौन नहीं दिख रहा है, तो सर यहाँ 1 नहीं दिख रहा है। तो 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी जब पासे को 2 से अधिक बार घुमाएं और एक एलिमेंट को कॉमन कर दें तो उसका अपोजिट वह होगा जो कहीं भी हमें दिख नहीं रहा। ध्यान से देखो, हमें ये वाली पूरी ट्रायंगल चाहिए। क्या चाहिए, ये वाली पूरी ट्रायंगल चाहिए और इसके साथ मुझे ये 2 भी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पूरी ट्रायंगल तो मिलेगी लेकिन एक ही मिलेगा। यहाँ एक सीधा रहता तो काम चलता, यहाँ भी खत्म। अच्छा, अंदर वाले में भी तो देख लो, नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, देख लो। मिल गया क्या,
तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए परफेक्ट आंसर है। अच्छा देख लो, इसको कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ फिगर। एक जैसा फिगर को ग्रुप करना है। तो देखो 5 पे भी ढक्कन लगा है, 8 पे भी ढक्कन लगा है और 9 पे भी ढक्कन लगा है, यानी 5, 8 और 9 एक ग्रुप बनाएगा। तो इसमें है, नहीं है, नहीं है, यानी 2 जगह मिले। अब देखो तो 2 में भी बॉल नुमा है, कुछ रख सकते हैं, 3 में भी बॉल नुमा है और 6 में भी बॉल नुमा है, यानी 2, 3 और 6 बॉल नुमा है। देख लो इसमें 2, 3, 6 नहीं है, इसमें है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही परफेक्ट हो गया। देखिए, शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो शहर में गड्ढा है जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्लाइट पकड़ने जाते हैं तो समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहता है अनुमान लगाइए। तो समय पर हवाई अड्डा पहुंचना आवश्यक नहीं। कैसे नहीं आवश्यक? अगर नहीं पहुंचेंगे तो फ्लाइट हमें छोड़कर निकल जाएगी। हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। सही है, क्योंकि अगर कोई अन्य मार्ग होता तो लोग उस मार्ग का चयन करते और हवाई अड्डे पे अच्छे से पहुंच जाते। तो एक गलत है लेकिन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। 6:44 हो रहा है और घंटा और मिनट के बीच में हमको कोण चाहिए। कितने बजे? 6:44। 6 का मतलब बच्चा 30 मिनट होगा और 30 मिनट से 44 मिनट जाने में 14 मिनट लगेंगे। 14 छक, तो 6 4 की 24 का 4, हाथ में हो गए 2, 14 छक 84। और चूंकि घंटा से मिनट आए हैं तो 44 का आधा 22 डिग्री हम घटा देंगे तो 62 डिग्री का कोण बन जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। देखिए, कहता है कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जो वेन डायग्राम को निरूपित करता है। विद्यार्थी, अंशकालीन कर्मचारी और लड़कियां। तो देखिए, अगर ये विद्यार्थी हैं तो कुछ विद्यार्थी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, यानी कुछ विद्यार्थी अंशकालीन काम करते हैं, और कुछ विद्यार्थी लड़की भी होते हैं और कुछ लड़कियां भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब करती हैं, यानी यही सही हो गया। तो हमें आगे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो भाई क्या किया है, देख लो ट्रिपलेट दे दिया है। 9 है, 12 है तो 15 हो गया। कैसे? तो सर 9 का स्क्वायर कर दो और 12 का स्क्वायर कर दो तो आपके पास 15 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? ठीक है। इसी तरह से अगर 7 का स्क्वायर करो और 24 का स्क्वायर करो तो 7 का स्क्वायर करोगे और 24 का स्क्वायर करोगे तो चलो देख लो किसका स्क्वायर आएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर बाबू 576 होता है। तो 9 6 15, 15 के लिए 5 हो गए और 7 4 11 1 12 के लिए 2 हो गया, 5 1 6, 625 किसका स्क्वायर है? तो सर 25 का स्क्वायर है, यानी बिल्कुल हम लोग सही सही जा रहे हैं। अब यहाँ हमें 37 का स्क्वायर प्राप्त करना है। तो भैया 37 का स्क्वायर तो मुझे याद नहीं है, तो चलो 37 का स्क्वायर हम याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 37 सती 49 का 9 हाथ में 4, 7 21 और 4 हो गए 25 और 7 21 का 1 हाथ में 2 और 3 तिहाई 9 और 2 11 हो गए, यानी 9 5 1 6 2 1 3 1, यानी कि 37 का जो स्क्वायर होगा ना, मुझे तो ना लगता है। 7 21 का 1 हाथ में 2, 3 तिहाई 9 और 9 और 2 11, तो 9 5 1 6 2 1 3, 1359 नहीं जी। 37 49 का 9 हाथ में 4, 7 21 और 4 हो गए 25। ठीक है। 7 21 का 1 हाथ में 2 और 3 तिहाई 9 2 11, 9 5 1 6 2 1 3 और अच्छा ठीक जा रहे हैं। ओ हो 30 का स्क्वायर 900 होता है तो 37 का स्क्वायर 1300 कितने हो गए? 69 हो गए। अब देखो 12 का स्क्वायर 144, तो इसमें से 144 को आप माइनस कर लो तो देखो तो 9 में से 4 गए तो कितने बच गए? तो 5 बच गए। अब 6 में से 4 गए तो कितने बच गए? तो 2 बच गए।
और कितने, तो 3 में से 1 गया तो ये 2 बच गया और ये 1 बच गया। अब सवाल उठता है सर 1235 किसका होगा, तो जिसके अंत में 5 होगा, इसका मतलब अंतिम में 5 चाहिए, तो 35 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए परफेक्ट आंसर है। तो चलिए बच्चा, आज की सभा हम आज की बर्खास्त करते हैं। आज का एक्सपीरियंस मेरा बैड रहा, तो फिर कल हम लोग नए एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक बच्चे, सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर आपकी हमारी मुलाकात होगी।